नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर मोदी नगर से है। बता दें कि थाना भोजपुर क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शादी समारोह में कैटर्स की तरफ से जो रोटी बनाने वाला व्यक्ति था, वह रोटी में थूक लगाकर तंदूर में बनाता दिखाई दे रहा है। वीडियो की गहनता से जांच की गई तो यह पाया गया कि दिनांक 23 फरवरी 2025 को ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर में विनोद कुमार की लड़की की शादी थी। इसी समारोह में एक कैटर्स की तरफ से जो रोटी बनाने वाला व्यक्ति फरमान पुत्र इस्लाम, जो सैदपुर का ही रहने वाला है, उसके द्वारा यह कृत्य किया गया। वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना भोजपुर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। आरोपी फरमान पुत्र इस्लाम को हिरासत में लिया गया है एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। थाना भोजपुर क्षेत्र के ग्राम सैदपुर की यह घटना बताई जा रही है। आज दिनांक 4 मार्च 2025 को एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक शादी समारोह में कैटरर की तरफ से जो रोटी बनाने वाला व्यक्ति है, वह रोटी में थूक लगाकर के तंदूर में बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो की गहनता से जांच की गई तो यहाँ पाया गया कि दिनांक 23 फरवरी 2025 को ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर में श्री विनोद कुमार है, इनकी लड़की की शादी थी। इसी समारोह में एक कैटरर्स की तरफ से जो रोटी बनाने वाला व्यक्ति है फरमान पुत्र इस्लाम, जो सैदपुर का ही रहने वाला है, उसके द्वारा यह कृत्य किया गया है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए इसमें थाना भोजपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा फरमान पुत्र इस्लाम को हिरासत में लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां मेडिकल बायो वेस्ट निस्तारण के नाम पर बिल वर्ल्ड कंपनी निजी नर्सिंग होमों से लाखों की अवैध वसूली कर रही है। वहीं आम जनमानस की जान से खिलवाड़ करने वाली बिल वर्ल्ड कंपनी पर कार्रवाई होगी। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रंजन गौतम ने इसी को लेकर जानकारी दी है। बिल वर्ल्ड कंपनी की लापरवाही उजागर हुई। निजी नर्सिंग होमों से निकलने वाला मेडिकल बायो वेस्ट सड़कों पर फेंका जा रहा था। वहीं निजी नर्सिंग होम से निकलने वाले मेडिकल बायो वेस्ट को नष्ट करने का टेंडर कानपुर की बिलवर्ल्ड को मिला है और एनओसी देने के नाम पर बिलवर्ल्ड कंपनी निजी नर्सिंग होम से 30,000 रुपए से 70,000 रुपए वसूल रही है। जब इस संबंध में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रंजन गौतम से बात की गई तो बोले बिलवर्ल्ड कंपनी पर कार्रवाई की बात कही गई है। कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचना दी जाएगी और बिलवर्ल्ड कंपनी को नोटिस देंगे। जो अस्पतालों से बायो वेस्ट उठाने का ठेका दिया गया है बिलवर्ल्ड कंपनी को, ये कंपनी कहीं से भी अवशिष्ट नहीं ले रही, कलेक्ट नहीं कर रही है, इस पर क्या कहना आपका? देखिए, सबसे पहले तो बहुत आपत्तिजनक बात है जो कि बिलवर्ल्ड कंपनी हमारे किसी भी अस्पताल के पंजीकरण से पहले इस आशय का प्रमाण पत्र देती है कि ये अस्पताल उसके अंतर्गत अनुबंधित है और वो उनको एक बुकलेट देती है, मंथली बुकलेट देती है, उसका पेमेंट लेती है, मंथली पेमेंट, जिसमें प्रतिदिन उठने वाले जो मेडिकल बायो वेस्ट है उसकी तिथि होती है, अंकित होती है उसकी तिथि। तो अगर ये नहीं उठा रहे हैं तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है और इस विषय में यदि मेरे पास में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो मैं बिलवर्ल्ड जो इसके संचालक हैं उनसे डायरेक्टली पत्र लिख के बात करता हूँ। बिलवर्ल्ड सर प्रमाण पत्र के नाम पे ही 70,000 रुपए पर नर्सिंग होम वसूल रही है और महीने का भी 3,000 रुपया महीना, 4,000 रुपया महीना ले रही है कूड़ा निस्तारण के लिए जी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है और इस पर कार्रवाई की जाएगी इसकी पुष्टि होने पर। और जैसा कि आपने अभी मुझसे पहले प्रश्न में पूछा था, तो बिलवर्ल्ड अगर अस्पताल पंजीकरण के नाम पर जो एनओसी दे रही है और उसके नाम पर पैसा वसूल रहे हैं या प्रत्येक माह जो बुकलेट दे रहे हैं उसके लिए पैसा वसूल रहे हैं, तो ये उसके लिए जवाबदेह है कि इनको प्रति बेड के हिसाब से कूड़ा निस्तारण का पैसा दिया जाता है। मानव स्टेज उसे बैक्टीरिया रहित करने के बाद उसे अपशिष्टों को निस्तारण किया जाना चाहिए, लेकिन ये खुले में जलाया जा रहा है, इससे और भी घातक हो रहा है। बिल्कुल गलत है। जैसा कि आप स्वयं भी इस चीज से विदित हैं कि ये जो 3 प्रकार के मेडिकल बायो वेस्ट हैं और अगर इनके 7 प्रकार किए जाए तो और भी बढ़ जाते हैं। इनके लिए जो ये कंपनियां हैं, इन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इंसिनरेशन प्लांट डेवलप करने के बाद ही इनको एनओसी मिलती है। जहां भी इनका इंसिनरेशन का प्लांट होगा, इन्हें वहां तक कैरी करके इसका निस्तारण करना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं और वायुमंडल में घातक गैसों का रिसाव हो रहा है इनकी लापरवाही से, तो इनके विरुद्ध
मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो रीजनल ऑफिस है कानपुर उनको लिखूंगा और बिलवर्ल्ड के जो भी संचालक हैं उनको भी लिखता हूं और जो यहाँ की स्थानीय एजेंसी है उसके साथ भी उसको भी पत्र लिख के सख्त चेतावनी दे रहा हूं। अगली खबर यूपी के मथुरा से है। बरसाना के लड्डू होली के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरसाना आने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा सभी मार्गों को ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। मार्गों से अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 7 मार्च को विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लड्डू होली, 8 मार्च को लठमार होली होनी है। मुख्यमंत्री के आगमन की संभावना के लेकर गोवर्धन रोड पर पार्किंग स्थल व हेलीपैड की तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी बरसाना में मुख्यमंत्री के बरसाना आगमन की संभावना को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं होली और सीएम आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुनिए ये रिपोर्ट। प्रसिद्ध लठमार होली का आगाज हो चुका है। इसको लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन की भी तैयारी की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस वर्ष होली पर मुख्यमंत्री भी बरसाने आ सकते हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। अगर बात करें सुरक्षा की, कई सुरक्षा एजेंसियां वहां पर तैनात की गई हैं। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है, ड्रोन की तैनाती गई है, तो वहीं पर चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है। सभी तरह से सभी सुरक्षा एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह का जो है यहाँ पर कोई घटना या कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है। अंतिम रूप इसको पूरा दे दिया जा चुका है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर। वैसे तो मुख्यमंत्री यहाँ पर पर्वों पर लगातार आते रहे हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो या उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा। इस बार होली पर भी ऐसी आने की संभावना है। तो इस बार मथुरा की जनता को वो क्या उपहार स्वरूप होली पर देने वाले हैं, ये देखने वाली बात है। मोहन प्रसाद मीना, सुदर्शन न्यूज, मथुरा। अगली खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां हाल ही में संपन्न हुए प्रयागराज महाकुंभ में वाराणसी जनपद से जो भी निवासी शामिल नहीं हो सके, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के द्वारा प्रत्येक जनपद में कुंभ के जल का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद वाराणसी में भी आज एक टैंकर कुंभ के जल का वितरण किया गया। इसका शुभारंभ करते हुए वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा कि यह काफी अच्छा कार्य है। जो भी कुंभ में किसी भी कारण से नहीं जा पाए और महास्नान नहीं कर पाए, उनके लिए उनके दरवाजे पर ही प्रदेश सरकार कुंभ के जल को लेकर आई है, जिसको वह यहाँ पर प्राप्त करके अपने यहाँ स्नान कर सकते हैं। यह संगम का पवित्र जल है। इसको लेकर ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुँच के वाराणसी पुलिस लाइन के से वितरण किया जा रहा है। गाड़ियाँ बनारस वापस आ रही हैं, उसमें से एक गाड़ी कल वापस आई है और अपने साथ में जो संगम का पवित्र जल है, गंगा जल, उसको लेकर के साथ में आई है। जो श्रद्धालु किसी कारण से महाकुंभ नहीं पहुंच सके थे, वो लोग यहीं से इस गंगा जल को प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी लाइन में अगले कई दिन तक खड़ी रहेगी और जो कुछ गाड़ियां और आनी हैं वो भी अगले 1 हफ्ते के अंदर यहां पर आ जाएंगी। ये जल पुलिस कर्मियों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी उपलब्ध रहेगा। तो मेरी अपील है सभी श्रद्धालुओं से, यदि वो प्रयागराज नहीं पहुंच सके हैं तो यहाँ से आकर के वो गंगा जल प्राप्त कर। अगली खबर यूपी के रायबरेली से है। आपको बता दें कि यूपी के रायबरेली में रमजान के महीने में इफ्तारी के बाद मुस्लिमों के झुंड ने ट्रैक्टर चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी। वह यूपी के रायबरेली में पुलिस की मौजूदगी में ट्रैक्टर चालक को पीट कर अधमरा कर दिया। रायबरेली के किला बाजार इलाके में खुलेआम गुंडई करते रोजेदार नजर आए, जिसका वीडियो साफ साफ देखा जा सकता है। अब बात करेंगे हरिगढ़ की। हरिगढ़ के एमयू में हिंदू छात्रों को होली मिलन समारोह के कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से मना कर दिया गया। एमयू प्रशासन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि विश्वविद्यालय में किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी। हिंदू छात्र अखिल कौशल ने सुदर्शन से बात करते हुए कहा कि एमयू प्रशासन का हिंदू छात्रों को अनुमति ना देना और बार बार अपने बयान बदलना गलत है। तो वहीं हिंदू छात्रों को भी होली का त्योहार मनाने की अनुमति मिलनी चाहिए। हरिगढ़ का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसको देश के प्रधानमंत्री मोदी मिनी इंडिया कहते हैं, उस मिनी इंडिया में साफ मना कर दिया गया कि हिंदू होली मिलन समारोह नहीं मना सकते। जिस छात्र ने अनुमति मांगी थी वो छात्र हमारे साथ है, अखिल,
आपने अनुमति मांगी थी, साफ मना कर दिया एएमयू ने। जी, हमने एनआरएससी क्लब में 9 मार्च 2025 को होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी थी। तो कल 4 मार्च को एएमयू के प्रॉक्टर ने हमें बताया मौखिक रूप से कि एएमयू की वाइस चांसलर ने एक बड़ी मीटिंग बुला के उसमें यह निर्णय लिया गया कि एक जगह पर होली मिलन समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी। और आज हमें मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि जो एएमयू के प्रॉक्टर हैं वो अपने बयान से मुकर रहे हैं। तो मैं उन्हें यही बताना चाहूँगा कि हम ये करना तो नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास इनके बयान की जिसमें ये बार बार उस चीज़ को कह रहे हैं कि होली मिलन समारोह की अनुमति नहीं दी गई है और अनुमति नहीं मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारे पे ऑडियो वीडियो एविडेंसेस हैं, अगर ये चाहें तो हम उनको सार्वजनिक करने को भी तैयार हैं। तो आपको बता दें, केंद्र के पैसे से चलने वाला एएमयू हमेशा हिंदुओं के त्योहारों पर ऐसी योजनाएं क्यों मनाता है, हिंदू छात्र पूछ रहे हैं। जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। अगली खबर यूपी के चंदौली से है। चंदौली में पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय के सामने का यह मामला है, जहां योगी सरकार के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा। वर्षों से जमे संबंधित अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं। गंगा नहर से निकली माइनर को भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और माइनर के ओवरफ्लो होने से पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय में पानी चला जाता है। वहीं अन्नदाता किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे अन्नदाता किसान परेशान है। 500 एकड़ किसानों की फसल सिंचाई न होने से बर्बाद हो रही है, तो वहीं संबंधित अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। लेखपाल कानून गौ पर अन्नदाता किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इनके मिली भगत से भूमाफियाओं ने माइनर पर कब्जा कर लिया है और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को समय रहते मौके पर जिलेदार नहीं भेजे गए। जिलेदार साहब, किसान गए थे आपके यहाँ, अन्नदाता किसान, जबकि धान को कटोरा कहा जाता है चंदौली जनपद को, और भूमाफिया ये पूरा माइनर ही पाड़ दिए हैं। इसमें क्या कार्रवाई करेंगे आप? मुकदमे की कार्रवाई जो दोषियों के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई होगी। ये खाली कैसे कराएंगे जो कब्जा किए हैं ये लोग? उच्च अधिकारी को जो सूचित किया जाएगा वो खाली कराएंगे। कितने दिन में खाली हो जाएगा जो अतिक्रमण है? उच्च अधिकारी सड़क के पास वहीं पे है, कितने दिन में खाली करा देंगे इसको? उच्च अधिकारी की जिम्मेदारी है जो एक कार्य कर रहे। नाम और परिचय बताइए। मैं अखिलेश सिंह, वार्ड नंबर 15, जयप्रकाश नगर, चंदौली कोट। और सिंचाई विभाग आप लोग गए थे, क्या समस्या है? समस्या ये है कि चंदौली फुटिया माइनर जो जा रही है पंडित कमलापति त्रिपाठी के पास से होकर हाईवे से उस साइड में, उसी साइड में कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो कि नहर में, बीच नहर में पिलर देके पाटा जा रहा है, जबकि माइनर की चौड़ाई करीब करीब सिंचाई विभाग की 33 फुट है। और कितने लोगों की इस पे सिंचाई होती है? करीब करीब हम किसानों को मिला के 500 से 700 एकड़ की सिंचाई इसी नहर से। अभी देख रहे हैं कितना चौड़ा ये माइनर थी और मुश्किल से 1.5-2 फुट में बचा है। हाँ, बस 2 फुट में पानी बह रहा है, जबकि पानी इसी हाईवे के ठीक पीछे जाएंगे कमलापति त्रिपाठी हॉस्पिटल के बगल में, तो वहाँ आपका 15 फुट में पानी बह रहा है, दोनों साइड में पटरी है। ठीक हाईवे डाकते हुए बड़े अधिकारी इसकी शिकायत कहीं किए थे आप? हाँ, सिंचाई विभाग में 1 साल पहले किए थे, लगभग 10-11 महीने पहले। तो फाइल जो है बढ़ते बढ़ते एसडीएम साहब के गई है। कहीं शिकायत पे आप कोतवाली भी गए थे, एफआईआर दर्ज हुआ है? आज नहीं हुआ है एफआईआर दर्ज। कोई संबंधित अधिकारी आया है सिंचाई विभाग का? जिलादार आए हैं हमारे साथ। चंदौली पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय के ठीक सामने ये गंगा नहर से निकली हुई माइनर है। कैमरा मैन से कहें दिखाएं, ये माइनर है, ये 33 फुट की ये माइनर है, जो अन्नदाता किसानों की सिंचाई होती थी। लगभग 500 एकड़ जमीन इस माइनर से सिंचाई होती आई है। और जो यहाँ के भूमाफिया हैं, इनको भूमाफिया ही कहेंगे। इस माइनर जो सरकारी माइनर है, अन्नदाता किसानों के माइनर को पाट दिया गया है और इसकी शिकायत भी एक्सीएन से किया गया था, लेकिन एक्सीएन साहब को टाइम नहीं है यहाँ आने के लिए। और सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम आई है शिकायत पर, और इसमें मिली भगत यहाँ के जो लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये माइनर को भी पटवा रहे हैं। अब देखना है कि ये जो अतिक्रमणकारी हैं, जो भूमाफिया हैं, इनके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई करती है। कैमरा में जितेंद्र जिला प्रधान सिंह, जनपद चंदौली। अगली खबर यूपी के शामली से है। शामली में 7 मार्च से 10 मार्च 2025 तक आयोजित होने वाले शामली महोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान और पुलिस अधीक्षक राम सेवक गौतम ने अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल वीवी डिग्री कॉलेज का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान महोत्सव में लोगों के आने जाने, सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
अब बात करेंगे हरदोई की। हरदोई में राइस मिल के मालिक की दबंगई देखने को मिली। दबंगई के चलते मकान की छत से विद्युत लाइन निकलवाई, वहीं 11,000 की विद्युत लाइन पीड़ित के मकान के ऊपर से निकलवाई। राइस मिल के मालिक की दबंगई के आगे विद्युत विभाग नतमस्तक हो रहा है, तो वहीं पीड़ित की शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरदोई शाहबाद रोड के चरोली फीडर पेट्रोल पंप के पास का यह मामला है। क्या मामला है आपका? जय हिंद पांडे मेरा नाम है, मैं नई मेटा में रहता हूँ जी। ये मेरी दुकान है। इस दुकान के ऊपर से ये लोग ज़बरदस्ती लाइन निकालना चाहते हैं अपने राइस मिल के लिए। ये लोग दबंग किस्म के देखते हैं, कहते हैं हमने विभाग को खरीद लिया है और लाइन में ब्रिज निकालें। ऊपर हमारा बना पड़ा है, जिसकी वजह से हम अपना ऊपर कोई काम नहीं करवा पा रहे। उस लाइन की चपेट में जो भी आ जाएगा, 11,000 की लाइन है, जो भी उसकी चपेट में आ जाएगा, हाँ, तो उसको मृत्यु भी हो सकती है। अब इससे कई बार मैंने क्या चाहते हैं शासन से? हम यही चाहते हैं कि इस पर वो अपने उससे ले जाए, हमारे इससे इस पर न निकाले। लेकिन वो लोग तो दबंग किसके हैं, पैसे वाले हैं, तो चाहते हैं कि हम ब्रिज निकलवाएंगे। बिजली विभाग कर्मचारियों ने क्या कहा? बिजली विभाग कर्मचारी कहते रहे कि मतलब हम इसकी नेट बना के देंगे और वो लाइन अपना निकालें, मतलब उधर से ले। बिजली विभाग कर्मचारी उनका कहना कि मैंने सबको खरीद लिया, तो बिजली विभाग वालों पर ही प्रेशर बना रहे कि ब्रिज निकालो। हमारा लाखों रुपया नुकसान हो रहा, अब तक हमारी बिल्डिंग बनी होती, पता नहीं कितना पैसा उससे आता। अगली खबर रुपईडीहा से है। बता दें कि रुपईडीहा में नेपाल बॉर्डर से सटे नेपालगंज में सड़कों पर नेपाल राजतंत्र की वापसी व नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उग्र आंदोलन शुरू हो चुका है। नेपाल की सड़कों पर अब सनातनी उतर चुके हैं। इस समय पूरे नेपाल में जनता राजतंत्र की वापसी के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रही है। नेपाल के काठमांडू से शुरू हुआ यह आंदोलन पूरे नेपाल में बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। अब नेपाल में लोग हाथों में भगवा ध्वज लेकर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनवाने व राजतंत्र की पुनः वापसी की मांग कर रहे हैं। क्रियाकलापलाई हामीले कतै अप्ठ्यारो पार्ने होइन। एउटा विश्वमा एक मात्र हिन्दू राष्ट्र थियो, 1 अरब 50 करोड हिन्दूहरूको एक मात्र राष्ट्र नेपाल थियो। त्यो पहिचानलाई हाम्रा नेताहरूले बेचेर खाए। यो कुराको पुष्टि अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि भनिसकेका छ। मेरो देशमा पनि भ्रष्टाचार भयो, नेपालमा पनि भ्रष्टाचार हो। धर्मलाई बाँच्नको लागि, अधर्मीहरूलाई टेवा दिनको लागि, धर्म परिवर्तनको लागि 14 अरब रुपियाँ खर्च भइसक्यो। यस कारणले यो पैसा कहाँ गयो, कसले लियो, के गर्यो भनेर कुरा मैले सदनमा पनि उठाएको छु। अमेरिकन दूतावासले हामीलाई जानकारी दिनु पर्यो। नेपालमा धर्म परिवर्तनको लागि, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र समाप्त गर्नको लागि कसले पैसा पायो। अगली खबर मेरठ से है। मेरठ में होली से पहले अवैध पिस्टल फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। बता दें कि कैंची कारीगर ने पिस्टल फैक्ट्री खड़ी कर दी है। काफी संख्या में बनी अधबनी पिस्टल की बरामद की गई। जहां 20,000 रुपए में पिस्टल बेचता था। मकान की तीसरी मंजिल पर बायोमेट्रिक लॉक लगाकर पिस्टल बनाता था और शस्त्र की दुकान पर काम करता था। मुखबिर की सूचना पर थाना लोहिया नगर को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 100-150 के करीब ट्रिगर मिले हैं और पूरा इसमें करीब 40 के करीब जो बट पर लगाने वाली वुड होती है वो मिली है। अगली खबर हरदोई से है। हरदोई बर्तन भरी डीसीएम आग का गोला बन गई। डीसीएम में आग लगने से हाईवे पर हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और दमकल की गाड़ियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। सवाईजपुर तहसील के अंजलि कोल्ड स्टोर के पास की यह घटना बताई जा रही है। अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की। कानपुर में यशोदा नगर अंतर्गत कुंज विहार वी मार्ट के सामने देर रात बस में आग लग गई। जहां मौसम खराब होने पर तेज हवा के बहाव में 5 बसें आग की चपेट में आ गई। वहीं तेज हवा के चलते 5 बसें आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो गई। जहां 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वहीं आग बुझाने के लिए मौके पर फायर विभाग की 4 गाड़ियां पहुंची।
कि कल मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि सीएनजी बसेस खड़ी हुई हैं, 3 सीएनजी बसेस हैं, डीजल बसेस हैं 2, मतलब 5-6 व्हीकल हैं, उनमें एक बड़ा फायर हुआ है। तो उसमें ये बताया गया था कि सीएनजी जो सिलेंडर से एक्सप्लोड भी हो सकते हैं, तो आसपास कोई जनहानि हो सकती है। तो उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए, क्योंकि हमारा जो किदवई नगर का क्षेत्र था, वहां से अग्निशमन वाहन और एफएसओ, और फजलगंज से 2 अग्निशमन वाहन और एक मीरपुर से एफएसओ सहित, तो टोटल 4 अग्निशमन वाहन घटनास्थल के लिए भेजे गए और काफी मशक्कत का बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए चारों तरफ से घेर कर उसको बुझाया और इस घटना में किसी भी तरह की कोई इंजरी, कोई जनहानि नहीं होने दी गई। कारण अब इसमें रात में कहना तो मुश्किल है। देखिए, गाड़ियां खड़ी रही होंगी और रात को तो कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट की स्थिति उसमें बनती नहीं है, लेकिन कोई हल्का फुल्का कहीं से लीकेज हो सकता है, जिस कारण कोई बीड़ी माचिस इस तरह का कोई केयरलेस एक्टिविटी हुई हो, उससे हो सकता है, लेकिन उसको देखा जाएगा जांच में। फिलहाल जो घटना को बड़े अच्छे से काबू किया गया, इसमें किसी तरह की कोई इंजरी, कोई जनहानि नहीं होने दी गई। अब बात करेंगे यूपी के मुरादाबाद की। मुरादाबाद जनपद के बिलारी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दिन दहाड़े लूट की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। बता दें कि मुरादाबाद जनपद के थाना डिलारी क्षेत्र के शहदासपुर में आज बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े तमंचों की नोक पर प्रथमा बैंक की मिनी बैंक के स्वामी से 1 लाख रुपए की नकदी, मोबाइल व लैपटॉप कीमती सामान लूट लिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी को खंगालना शुरू कर दिया है। अगली खबर यूपी के मेरठ से है। मेरठ में परतापुर थाना क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया। बता दें कि बाजार में महिलाओं व बुजुर्गों को टारगेट बनाते थे। मोबाइल छीन दिल्ली की गफ्फार मार्केट में पार्ट्स बेचते थे। पकड़े ना जाए इसलिए मोबाइल को खोलकर पार्ट्स बेच देते थे। तो वही पुलिस ने 3 आरोपियों को थाना परतापुर से पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। अब बात करेंगे कानपुर की। कानपुर में कलेक्टरगंज पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं पुलिस को देख शातिर चोर भाग रहा था और झाड़ियों के पीछे छुपकर पुलिस पर फायर कर दिया। जहां कई राज्यों में आरोपी पर चोरी लूट के मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना, मुंबई में लूट और चोरी के कई मामले दर्ज हैं। वहीं मौके से पुलिस को एक तमंचा बरामद हुआ। मामला कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के सीपीसी गोदाम का है। इसमें एक शातिर अपराधी है जिसको पुलिस से मुठभेड़ में गोली लगी है। इसमें हमारे डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर कलेक्टरगंज और सर्विलांस की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। और ये घटनाक्रम आज की रात में जब ये लोग एक शॉप में कलेक्टरगंज में चोरी का अटेम्प्ट कर रहे थे, तो उसमें एक शातिर अपराधी पकड़ा गया था और वो करीब 5-6 मुकदमे उस पर हैं। और उसने ये डिटेल घटनाक्रम बताई। उसने बताया कि वो 2 साथी और थे जो वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने भी देखा। और जब उसकी तहकीकात की तो पहले तो वो डिनाई करता रहा, फिर बाद में तहकीकात भी पता कि 1 तारीख से यहाँ पे डेरा डाले हुए थे। उसने ये भी बताया कि ये जो साथी है जिसका इनकाउंटर हुआ है, ये मुंबई से फ्लाइट से यहाँ पे आया था और ये इंटर स्टेट पूरी ऑल इंडिया ये क्राइम करते हैं। अभी इन्होंने 1 फरवरी को हैदराबाद में वहाँ पे इन्होंने क्राइम किया था। एक दुकान में 30 लाख से ज़्यादा चोरी करी थी, जिसमें लोग जेल गए थे। और 22 या 23 फरवरी को ये छूटे हैं वहाँ से जेल से और उसके बाद ये अटेम्प्ट यहाँ पर किया। ये जो बदमाश है ये बीकानेर का है और ये महाराष्ट्र में रहता है। इन लोगों ने 2 साल पहले मुंबई में ही करीब 2 किलो सोने की जो है चोरी की थी, जिसमें ये लोग पकड़े गए थे और वहाँ से उन्होंने उसको किया था। ये जो साथी जो अपराधी है, इसका साथी जो पकड़ा गया था, ये 2 साल पहले यहाँ पे कलेक्टरगंज में चोरी मतलब किए थे, घटना किए थे। एक तरीके से ये बड़े बड़े शहरों में जाकर के करते हैं। उनका मोडस ऑपरेंडी आप देख सकते हो, अगर फ्लाइट से आ रहे हैं और क्राइम कर रहे हैं। यहाँ से 1 तारीख को होटल में रुका था और ये रैकी करते थे। इसमें जो ये जिसको गोली लगी है, इसके बारे में बताया था कि ये दिन में रैकी करता रहता है व्यापारी बन करके और देखता है कि किन दुकानों पर ज़्यादा माल है या जहाँ पर ज़्यादा का कलेक्शन, पैसे का कलेक्शन आ रहा है, उसको ये टारगेट करते हैं और फिर वहाँ से वो पैसे को लेके जाते हैं। अभी सर जो इसमें देखिए जो ये घटना को जो अंजाम दे रहे हैं और ये जो अटेम्प्ट कर रहे थे, जो इसमें अरेस्ट हुआ है वो चंद्रभान है और ये जौनपुर का रहने वाला है। डिटेल पूछताछ में पता चला है इसकी पत्नी गांव की प्रधान है। तो ये यहाँ से भी जेल में बंद गया था, मध्य प्रदेश से, ये महाराष्ट्र से भी जेल में गया है, मुंबई से, और अभी ताज़ा आंध्र प्रदेश से। तो ये मतलब एक तरीके से इनके साथी बनने का अंदाजा आपको लग सकता है। ये एक तरह इसकी भाई प्रधान है और ये जेल में रह करके और बाहर रह करके
न केवल एक ही स्टेट को बल्कि कई स्टेट में ये अपराध कर रहा है। और इसमें डिटेल अब हम लोग और करेंगे और इनके अपराध की कुंडली गुप्त निकलेगी। अगली खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज के थाना शंकरगढ़ अंतर्गत अपने भतीजे के साथ मोटरसाइकिल से बड़ैया गांव निमंत्रण में जा रही महिला की रास्ते में सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि भतीजा घायल हो गया। घटना शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के शिवराजपुर बघला मार्ग पर अमिलीहाई गांव के पास की है। महिला की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। अब बात करेंगे यूपी के फिरोजाबाद की। बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च को जनपद में सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह की अध्यक्षता न्यायालय प्रांगण में होगा। यह जानकारी प्राधिकरण के नोडल अधिकारी व सचिव पीयूष सिद्धार्थ ने संयुक्त रूप से मीडिया से रूबरू होते हुए प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक कार्य दिवस पर लोगों की सहायता हेतु केंद्र पर तैनात विधिक स्वयंसेवकों द्वारा दिनांक 8 मार्च 2025 के दिन शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय लोक अदालत जो 8 मार्च 2025 का आयोजन किया जा रहा है उसके संबंध में आज प्रेस वार्ता रखी गई है। हर 3 महीने बाद ये आपका जो लोक अदालत होती है इसका आयोजित किया, कितने बार हम लोग इस बार निस्तारित करेंगे और क्या हमारा रूपरेखा देगी? हमने इस बार 1,68,000 के लगभग सभी वादों को निस्तारित करने के लिए चिन्हित किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि सभी के सहयोग से हम 1.5 लाख से ऊपर अपने वादों का निस्तारण इस लोक अदालत में कर देंगे। क्या ये संभव है कि जो लोक अदालत में मामला खत्म हो जाता है, क्या उसकी कोई पुनः अपील कर सकता है? नहीं, ये क्यों एक्चुअली समझौते के आधार पर होते हैं तो इसकी अपील नहीं होती। इसका फायदा ही यही लोक अदालत का, दोनों पक्ष इसमें जीत जाते हैं और जब क्योंकि अपील जब होती है जब एक पक्ष हारता है वही अपील में जाता है, इसमें दोनों पक्ष जीतते हैं तो इसलिए इसकी अपील नहीं होती। इसलिए इसी का ही मेन मकसद इसकी सफल लोक अदालत की यही होता है। क्या सिविल मामले भी इसमें सिविल मामले भी आते हैं और जो समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाते हैं और ये जो कहूँ इसके सीआरपीसी के मामले होते हैं वो भी इसमें जो कंपाउंडेबल होते हैं वो भी इसमें निस्तारित किए। ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता के लिए सर किस तरह से हमने प्रचार प्रसार किया? ग्रामीण क्षेत्र है हमारे विधिक प्राधिकरण के सचिव पीयूष सिद्धार्थ जो एडीजे है वो बार वहाँ पर कैंप लगाते हैं समय समय पर और हम उसी में प्रसार करते हैं जिसका हमको फायदा मिलता है और वो लोग सभी आते हैं यहाँ पे अपने बातों को निस्तारण करने के लिए। अगली खबर मध्य प्रदेश के परासिया से है, जहां छिंदवाड़ा जिले के सभी मंडलों में कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष बल्लू नागी के नेतृत्व में परासिया थाने के सामने से रैली निकालकर गुरु गोविंद चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। वहीं शिवपुरी मंडल अध्यक्ष देवीपाल के नेतृत्व में बाजार चौक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सौसर कांग्रेस विधायक विजय चौरे का पुतला दहन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने कहा कि कमलनाथ एवं उनके विधायक ने छिंदवाड़ा की जनता को मारने एवं खून की नदियां बहाने की बात की है। साथ ही छिंदवाड़ा की चिंता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं छिंदवाड़ा के लोकप्रिय सांसद विवेक बंटी साहू से छिंदवाड़ा जिले पर ध्यान देने की बात कही। पुतला दहन के बाद थाना प्रभारी ईश्वरी पटेल एवं उनकी पूरी टीम द्वारा आग लगे पुतलों को पानी डालकर बुझाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कमलनाथ जी ने हर्रई में सभा में पुलिस विभाग के खिलाफ अपशब्द कहे थे और उल्टा सीधा कहा था कि भाजपा की ड्रेस टीआई को पहन लेना चाहिए, इस तरह के उनके कुछ शब्द थे। इस बात को लेकर हमारे विवेक बंटी साहू जी ने एक बयान जारी किया था, हमारे सांसद जी ने, कि जनता तो इनकी धुलाई कर चुकी है, अर्थात जनता तो इनको हरा चुकी है और अब इस तरह के वक्तव्य अगर ये पुलिस के खिलाफ देंगे तो पुलिस भी इनकी धुलाई करेगी। इन शब्दों में कुछ गलत मायने शब्दों के नहीं थे, क्योंकि कमलनाथ के खिलाफ वैसे ही सिख दंगों को लेकर जांच चल रही है, एसआईटी की जांच चल रही है। इन सब बातों को लेकर विवेक बंटी साहू जी ने कहा था कि पुलिस भी इनकी धुलाई भविष्य में करेगी। इस बात को लेकर पूरे जिले में कांग्रेस के लोगों ने माहौल खराब किया। पूरे जिले में विवेक बंटी साहू जी के खिलाफ प्रदर्शन हुए और इनके एक विधायक चौरई के विजय चौरे जी, उनका एक वक्तव्य आया, उन्होंने कहा कि कलेक्टर और एसपी सुन ले, हम लोग इस जिले में लाशें बिछा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से और विजय चौरे जी से, इस 45 साल इस जिले की जनता ने आपको सांसद बनाया, विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, आपके बेटे को भी सांसद बनाया, विजय चौरे के पिताजी रेवनाथ चौरे को विधायक बनाया, उनकी मां को विधायक बनाया, उनके दोनों भाइयों को विधायक बनाया। इस तरह का वक्तव्य वे किसके खिलाफ दे रहे हैं?
किस जनता की लाशें बिछाने का वो काम करेंगे। जिस जनता ने उनको सिरमौर बनाया, जिस जनता ने उन्हें चुनाव जितवाया, उस जनता की लाशें बिछाने का डायलॉग उन्होंने मारा, यह बहुत अति निंदनीय है। इस बात को लेकर हमने यहाँ पर कमलनाथ और विजय चौरे का पुतला दहन किया है और सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इनका मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। और कमलनाथ और विजय चौरे जो लाशें बिछाने की बात कर रहे हैं, आगामी समय में जनता इनको इसका दंड देगी और आगामी समय में इसके परिणाम भी भोगेगी। अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के जिला बेलगावी जिले के बेलाहुगला के कित्तूर रानी चिन्नम्मा सहकारी क्रेडिट बैंक का परिसमापन हो गया है। बैंक के चेयरमैन विरूपाक्ष साधु नावर 1200 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया, जिसको लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई इस बैंक में 2% ज्यादा ब्याज पाने की उम्मीद में जमा की थी, वो अब रो रहे हैं। सिर्फ गाली नहीं दे रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर चेयरमैन का पता लगाने का एक कैंपेन भी शुरू कर दिया है। हालांकि जिले में इससे पहले भी ऐसी घटना बहुत हो चुकी है, लेकिन लोग फिर भी सतर्क नहीं हुए। 2-4% ब्याज की लालच में आकर अपना सारा कमाई गंवा देते हैं। आपको बता दें कि यह मामला धारा 156 और धारा 175 के तहत बेलहुगल JMFC कोर्ट में दर्ज किया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।